पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज के क्लास में जानेंगे कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र। तो हमारा जब संविधान बनाया गया तो उस संविधान में जो आर्टिकल्स हैं तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स क्या हैं जिनको आम लोग को भी जानना आवश्यक है। और इसे ही हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान। कुछ अनुच्छेद और कुछ आर्टिकल आपको जब पता होता है तब वो लगता है कि नहीं, हम भी कुछ संविधान के बारे में जानते हैं। आइए बारी बारी से कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करें और इसके बारे में शॉर्ट जानकारी प्राप्त करें। देखिए, अनुच्छेद जो एक है इसमें दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ माने क्या हुआ? भारत संघ। तो भारत का नाम क्या होगा और इनका राज्य कैसे होगा, राज्यों के बारे में जानकारियाँ दी गई। राज्यों का नामकरण हुआ, राज्य का विस्तार हुआ, राज्य की सीमा हुई, भारत संघ क्या है, तो इसके बारे में मतलब कि भारतीय संघ का नामकरण, राज्य का क्षेत्र, राज्य का नाम, उसका एरिया, इलाका, जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब अनुच्छेद एक में है। अनुच्छेद 3 को हम लोग देखेंगे तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्य का निर्माण। आपको याद होगा कि उड़ीसा से कैसे बिहार को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को कैसे अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैसे अलग हुआ, या किस प्रकार हम लोग नए राज्यों का गठन करते हैं या पुराने राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, या राज्यों का नाम क्या कर सकते हैं। तो इस सारा का सारा जो राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में और सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये सब किस में होता है? अनुच्छेद 3 में होता है। अनुच्छेद 13 को हम लोग देखते हैं। मूल अधिकारों को असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। हमारा जो मूल अधिकार को असंगत या उनको अल्पकरण, मतलब कि कैसे उनको थोड़ा सा विशेष परिस्थितियों में उनको हम लोग अल्पीकरण करेंगे, मतलब उसको शॉर्ट रूप में हम जानेंगे, उसको थोड़ा सीमित कर सकते हैं और उसका हम लोग असंगत रूप से उसको मान सकते हैं। तो मतलब कि मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित करना और उसके दूसरे रूपों में जानकारी लेना, ये हमारा अनुच्छेद 13 में दिया गया है। विधि के समक्ष समानता। देखिए, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 14, कानून के सामने, विधि के सामने सभी लोगों को एक समानता दी गई है, माने सभी लोग समान हैं। और वो धर्म हो, जाति हो, उम्र हो, लिंग हो, भेदभाव हो, सबको एक समान माना गया है। तो अनुच्छेद 14 है विधिक समक्ष समानता। 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर हमारा कोई संविधान भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी धर्म के हो, कोई नस्ल हो, कोई जाति हो, पुरुष स्त्री जो भी हो, कहीं आपका जन्म है, इस आधार पर सरकार या कानून या देश का संविधान आपसे कोई भेदभाव नहीं करता है। अनुच्छेद 15 यह कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन का मतलब होता है कि लोगों से संबंधित जो अवसर होते हैं, सरकारी जो नौकरियां होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, नीतियां होती हैं, उस सभी में आपको एक समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि इसमें अवतार लगाया होता है क्योंकि इसमें कई मायनों में किसी को रिजर्वेशन है तो किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी सबके लिए समान अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 17 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ये हमारे भारतीय संविधान ने बहुत एक अच्छा काम किया कि देश में, एक ही देश में छुआछूत की बात कैसे हो सकती है, अमीर गरीब के भाव कैसे हो सकते हैं, जातियों के आधार पर छूत कैसे हो सकता है, गरीबी अमीरी के आधार पर छूत कैसे हो सकता है। तो इन सब को मिटाने का प्रयास किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 19 हमारा प्रेस को फ्री बनाता है, माने, और इसी में है वाक स्वतंत्र, माने आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप वहीं बोल सकते हैं जो किसी कानून को, नियमों को न तोड़ें और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाए। बोलने की आज़ादी का सीधा मतलब यही है कि आपके वाणी से किसी को कष्ट न हो
और आपकी वाणी किसी के नुकसान नहीं करे। तो बोलने की स्वतंत्रता इस आधार पर दी गई है, पूर्णतः छूट आपको नहीं दी गई है। वरना आप देखते हैं कि न्यायालयों में कई नेता डेली माफ़ी मांगते चलते हैं, उन पर मानहानि का केस होता है। और इसमें सबसे अधिक मानहानि पर केस लागू हुआ है अरविंद केजरीवाल पर और राहुल गांधी जी पर। ये लोग सबसे अनर्गल बातें अपने बोली के इस जो इनको आज़ादी दी गई है, वाक की स्वतंत्रता, इसका सबसे बेसी दुरुपयोग करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, वो विदेशी आक्रमण हो, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो, आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, आपने कितना भी गलती कर दिया हो, आपका जान लेने का अधिकार सरकार किसी को नहीं देती। वो अलग बात है कि न्यायालयों में आपके प्राण दंड की सजा दी जाती है, लेकिन फिर भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको बिल्कुल दिया गया है। इसे रक्षा करने का आपको अधिकार है। न्यायालय में अगर आपको सजा भी सुनाया जाता है तो इस पर आपको अपीलीय अधिकार है, आप अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 क में ही जोड़ा गया है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। भारत में जन्म लेने वाले सभी लोगों को यहाँ अधिकार दिया गया कि आपको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। आप इसे लड़के ले सकते हैं कि नहीं, मुझे प्राथमिक और फ्री शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मुफ्त शिक्षा अधिकार दिया गया है। 25 अंतःकरण की ओर धर्म अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये भारत में धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के बारे में सबसे बड़ा अनुच्छेद है। आपके अंतःकरण के, आपके मन के अंदर जो विचार हैं, अभिव्यक्ति है, और कोई भी धर्म है उसे आप आबाद रूप से मना सकते हैं, उस पर आचरण उस पर अनुसार कर सकते हैं और उसके प्रचार भी आप कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका मैनेजमेंट स्वयं कर सकता है। यह अनुच्छेद 30 में दिया गया है। 32 में दिया गया है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट सहित उपचार। माने मौलिक अधिकारों में भी कुछ परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए रीट दिया गया है। और क्या इसमें उपचार कर सकते हैं, तो इसी आधार पर जो आपका संपत्ति का अधिकार है, तो यहीं से उसको उपचारित करके उसे अब विधिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए, राज्य लोक कल्याण की माने यहाँ पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। माने समाज में कैसे लोगों को कल्याण किया जाए, उनकी वृद्धि कैसे की जाए, यह अनुच्छेद कहता है 33। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। जो ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 1972-73 में जो ये रीट आया था, तो इसमें ग्राम पंचायतों का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, तो यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर इसको जोड़ा गया। तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 कहता है। और नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी से कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 44 कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो यह देश को अधिक से अधिक धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। लेकिन इसका उल्टा अर्थ निकाल करके लोगों को डराया जा रहा है। कुछ विशेष राजनीति करने वाले लोग इसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं कि अनुच्छेद 44 का दुरुपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। मतलब बात यही आती है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए, मतलब कि बिल्कुल ही प्राइमरी विद्यालय तक शिक्षा को फ्री करने की बात यहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 क्या है। देखिए, अनुसूचित जातियां, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियां और कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
अनुसूचित जातियां हों, अनुसूचित जनजातियां हों, दूसरे कमजोर वर्ग के लोग हों, उनके लिए अर्थ माने धन संबंधी शिक्षा और धन दोनों की बात की गई है। इसी के आधार पर रिजर्वेशन की बात की जाती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जनजातियों के लोगों के लिए कैसे हम लोग मुफ्त शिक्षा दें, उन्हें विशेष प्रकार का धन के सरकारी नियमों में छूट दें, विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाएं, ये सब कुछ आता है अनुच्छेद 46 के ही अंतर्गत। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से अलग है, कोई एक दूसरे के कामों में अड़चन नहीं है, दोनों स्वतंत्र रूप से आबाद रूप से विचरण करता है। तो हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना भी किसी देश का काम है और भारत को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 यह भारत को सिखाता है। मौलिक कर्तव्य जो हमारा रूस से लिया गया है, 51 क में जोड़ा गया है कि जब देश के लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं तो उन्हें 11 ऐसे कर्तव्य भी दिए गए हैं कि नागरिक हैं तो आपको कर्तव्य भी करने होंगे। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति के पास एक ऐसा अपील होता है लास्ट में जो वह किसी दंड के मायने में क्षमा कर सकता है, दंड के आदेश को कुछ समय के लिए रोक सकता है, दंड का जो रूप है उसको लघु कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है, और कई मामलों में, दूसरे मामलों में भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह न्यायालय द्वारा दी गई जो सजा है उसमें कम बेसी समय का अधिक माने विलंब से उसे लागू करना इत्यादि के संबंध में अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रपति का ही शासन है, लेकिन इसको सलाह देने के लिए जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसके प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वास्तविक रूप से हमारा भारतीय शासन सत्ता का स्रोत कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो अपने मंत्री परिषद के सलाह से ही करता है, उसके राय के अनुसार ही करता है, और जिसका प्रतिनिधित्व का जो मुख्य नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। तो ये कहें तो राष्ट्रपति के मुहर से ही देश में शासन की जाती है और इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। आगे आते हैं धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक है कि नहीं, इसकी जो परिभाषा आती है वो कहाँ से आती है, आर्टिकल 110 से। और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रति वर्ष सरकार द्वारा जो CAG द्वारा जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा की जाती है तो वह अनुच्छेद 112 से आता है। अनुच्छेद 123 कहता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब कि जब सदन प्रचलन में नहीं हो, चाहे सदन कार्य रूप में नहीं हो या संसद में कार्यविधियां नहीं चल रही हो, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, बात विचार कर सकता है, उनकी राय ले सकता है, अपनी राय दे सकता है। और अनुच्छेद 155 यह अधिकार देता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाए राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 161 कहता है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति को भी शक्ति दिया गया है और वही शक्ति राज्यों में राज्यपाल को भी दिया गया है। लेकिन यह अनुच्छेद कितना है, 161, जिसमें क्षमा और मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है। लेकिन टोटल देखा जाए तो इससे शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। राज्यपाल को सहायता, राज्यों में राज्यपाल जो होता है वही शासन करता है,
लेकिन मुख्यतः उसको सलाह देने वाला एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 169 169 राज्यों में विधान परिषदों का साधन या सृजन, माने राज्यों में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा कि समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 169 कहता है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति, माने कौन सा विधेयक सही है नहीं है इस पर अनुमति दी जाती है अनुच्छेद 200 के माध्यम से। अनुच्छेद 213 कहता है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति, मतलब कि जब विधान सभा या विधान परिषद चलन में नहीं हो तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित चाहे ला सकता है। अनुच्छेद 226 कुछ रीटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ जो रीटें हैं वहां उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है कि वो निकाल सकता है अनुच्छेद 226 में। तो ये सब सारे अनुच्छेद आपको अक्षरशः याद होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपचय दिया गया है। अनुच्छेद 239 यहाँ कहता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष, देखिए दिल्ली एक विशेष रूप से यूनियन टेरिटरी तो है ही, लेकिन एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है जहाँ एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वहाँ का शासन का मुख्य सत्ता किसके माध्यम से होती है? राज्यपाल करता है। बिहार में भी एक राज्य है और दिल्ली भी एक केंद्रशासित प्रदेश है, साथ ही वह राजधानी क्षेत्र भी है। बिहार के राज्यपाल से कहीं ज़्यादा शक्तियाँ दिल्ली के राज्यपाल को दी गई है। तो वहीं कहता है कि दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपचयन दिया गया है वो 239 के क में गया है। 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। माने राज्य सूची में के विषय संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति दी गई है, मतलब कि राज्य सूची के विषय में भी अगर संसद चाहे तो कानून बना सकता है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी पारियों के जीवकारों का न्याय निर्णय, माने भारत देश के अंतर्गत जो एक नदी है वो दूसरे कई राज्यों से बहती है, या एक नदी के दूसरे इधर उधर रहने वाले जो जीव होते हैं उनके बारे में जो न्याय निर्णय दिया जाता है वो अनुच्छेद 262 में है। जैसे कावेरी जल विवाद, कृष्णा विवाद, ऐसे जो विवाद होते हैं वहीं अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में प्राप्त कराते हैं। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में दिया गया है, माने एक राज्यों से अधिक राज्यों के बीच जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है वो अनुच्छेद 263 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, विशेष अनुदान दी जाती है। जैसे जो राज्य अधिक गरीब हों या सीमावर्ती राज्य हों या जिन राज्यों में अलगाववाद की भावना उठ रही हों, तो वैसे राज्यों में कुछ राज्यों को संघ से विशेष अनुदान की बात कही गई है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 275 कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, 275 है सॉरी, और 280 कहता है, 279 का कहता है कि वस्तु और सेवा कर परिषद अनुच्छेद 279 क में दिया गया है। इसकी चर्चा आज जोरों शोरों पर चल रही है। जीएसटी इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है। 280 में दिया गया है वित्त आयोग। बराबर यह सवाल पूछता है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो हमेशा 280 याद रखिए। अनुच्छेद 300 है वाद और कार्यवाहियाँ। विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं और संसद की कार्यवाहियाँ हैं वो अनुच्छेद 300 में दी गई है। और 300 का कहता है कि विधि को प्राधिकार के निकोसे पति का अधिकार, तो विधि के प्राधिकार जो है इसमें विशेष रूप से एक अधिकार दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग
बाद में चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर क्लियर नहीं है, शायद मिसप्रिंट हो गया है। और अनुच्छेद 311 कहता है संघ या राज्यों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना और घर से हटाया जाना, पदावत करना इत्यादि होता है। माने संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से जो नियोजित व्यक्तियों को हम लोग पद से हटा सकते हैं, उन्हें उनके घर, जो सरकारी घर दिया गया है, आवंटन किया गया, उससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को पदच्युत किया जाता है तो उसको मिलने वाले घर और दूसरी सुविधाएं भी क्या होती हैं, हटा दी जाती हैं। यह अनुच्छेद 311 में दिया गया है। याद रखिए कि हाल ही में पिछले दिनों जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्ति कर दी गई थी तो उन्हें घर खाली करने का तत्कालिक आदेश भी दिया गया था और राहुल गांधी को घर खाली करना भी पड़ा था। तो अनुच्छेद 311 के माध्यम से ही था। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे यूपीएससी, आईपी जो हो गया, भारतीय विदेश सेवा हो गया, तो जितने भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो अनुच्छेद 312 में है। जबकि 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, माने संघ के लिए अलग से दिखा दिया गया और राज्यों के लिए भी स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो अनुच्छेद 315 में है। और जबकि 312 कहता है केवल अखिल भारतीय सेवाएं, केवल भारत के लिए। 315 में संघ और राज्य दोनों के लिए है लोक सेवा आयोग। और 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य, कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्या कहते हैं, इनको अनुच्छेद 320 बताया गया है। और 323 के क कहता है कि प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है। प्रशासनिक अधिकारों के बारे में, अधिकरण के बारे में अनुच्छेद 323 क में विशेष रूप से बताया गया है। अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में क्या होना, निहित होना। मैंने निर्वाचनों के अधीक्षण क्या क्या आएगा, निर्देश, उसका नियंत्रण का निर्वाचन और उसके पूरा यह निर्वाचन आयोग में निहित होता है। यह 324 कहता है। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का क्या हो, आरक्षण हो। यह हमेशा सवाल पूछता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों मैंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्थान का जो रिजर्वेशन है, अनुच्छेद 330 कहता है। अनुच्छेद 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, वो मुख्य रूप से कुछ सेवाओं और पदों के लिए वे 335 के तहत दावे कर सकते हैं कि उनके लिए रिजर्व है, वो तो दावा करेंगे ही करेंगे। और अनुच्छेद 352 कहता है कि आपात स्थिति की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत है। 356 कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। और 360 कहता है वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध। तो अभी तक हमारा वित्तीय आपात देश में नहीं लगाया है, लेकिन राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र असफल हुआ है तो वहाँ लगाया गया है और 352 भी में लाया गया है। अनुच्छेद 365 कहता है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव जब ये होगा तो अनुच्छेद 365 के तहत उसको काम किया जाएगा। और 368 कहता है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, तो ये भी एक अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट कक्षा में भारतीय संविधान की अनुसूची पर हम लोग अपना नज़र डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।